हेलो चिल्ड्रन। आज मैं आपको वास्तविक संख्याओं के दूसरे टॉपिक अंकगणित का आधारभूत प्रमेय के बारे में बताऊंगा। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको प्रमेय संख्या बताऊं, इसमें आप दो शब्द देखिए यूज हुए हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, रिमाइंड करवा दूं कि ये होती क्या है। देखिए, भाज्य संख्या का सिंपल सा मतलब है कि वे संख्याएं जो वन और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं। लाइक सिक्स वन और सिक्स से तो डिवाइड होता ही है, उसके अलावा टू और थ्री से भी डिवाइड हो सकता है। तो ऐसी संख्याएं हो गई भाज्य संख्याएं, राइट। कोई भी संख्या जो है वन से और स्वयं से तो डिवाइड होती ही होती है, लेकिन इसके अलावा यदि अन्य संख्याओं से भी कोई संख्या डिवाइड हो रही है, भाग दिया जा रहा है उसमें, तो उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो केवल वन और स्वयं से डिवाइड होती हैं। इसको दूसरे अर्थों में हम कहते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके एग्जैक्टली दो गुणनखंड होते हैं, टू फैक्टर्स, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, केवल और केवल दो गुणनखंड, नॉट लेस देन टू, नॉट मोर देन टू। ठीक है, सपोज हमने एक संख्या ले ली है 5, तो 5 केवल दो संख्याओं से विभाजित हो रहा है, एक 1 से और दूसरा 5 से। एक संख्या ले ली हमने 3 भी केवल दो संख्याओं से विभाजित हो रहा है, 1 से और 3 से। 7 भी 1 से और 7 से डिवाइड हो रहा है। तो ये सारी संख्याएं जो हैं 3, 5, 7, ये अभाज्य संख्याएं हैं। इनके एग्जैक्ट टू फैक्टर्स हैं, वन फैक्टर इज 1 एंड द अदर फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ, यानी कि स्वयं वो नंबर है, दूसरा फैक्टर इनका गुणनखंड। और थोड़ा सा ये भी सीख लीजिए कि 1 को हम अभाज्य संख्या क्यों नहीं कहते, क्योंकि अभी मैंने कहा है कि अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन है कि अभाज्य संख्याओं के एग्जैक्ट टू गुणनखंड होते हैं। तो दो, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर स्वयं इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ। तो 1 का तो केवल एक ही गुणनखंड है 1, अब वो नंबर भी 1 है, उसके दो गुणनखंड तो है नहीं, और हमने कहा था कि एग्जैक्ट 2 होने चाहिए, नॉट लेस देन और नॉट मोर देन 2। तो इसका 2 तो गुणनखंड इसके है नहीं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो 1 अभाज्य संख्या हम नहीं लेते। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो है 2, राइट। तो ये हमने भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को आपको समझाया। अब देखिए अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है क्या। ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहले यहां तक देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मैंने लिखा एक नंबर, सपोज 24 में एक नंबर लिख रहा हूं, ये एक भाज्य संख्या है। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा। तब तक इसको डिवाइड करते रहेंगे हम अभाज्य संख्याओं से, जब तक कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल 1 नहीं आ जाता। यहां पे देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या को, यह है भाज्य संख्या 24 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, ये सारी जो है अभाज्य संख्याएं हैं, इनके गुणनफल के रूप में मैं इसको लिखा हूं, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है। ये एक संख्या थी भाज्य संख्या, जिसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। तो यही अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इज इट क्लियर? यहां तक हमने आपको बता दिया है। अब आगे देखिए, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब दूसरा नहीं, यानी 24 के जो गुणनखंड होंगे वो केवल 3 2 2 इस तरह ये यही होंगे, बस हो गया। तो इन 24 को जो है इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट ये यूनिक होता है, और किसके बिना? क्रम के बिना। क्रम इसलिए कि ये 3 यहां पे आ सकता है, 3 यहां पे भी आ सकता है, 2 यहां पे आ सकता है, इट मेक्स नो डिफरेंस। समझ गए नहीं?
तो क्रम के बिना का मतलब हुआ 3 आप आगे रखें या 2 को पीछे लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है इसका मतलब कि यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो इनके अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड 24 के नहीं होंगे। ठीक है, तो इस पे एक बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, राइट? ओके, तो यहां पे देखिए एक प्रश्न है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यहां पे मैंने 3 क्वेश्चंस आपको दिए, 156, 3825 एंड 5005। तो एक क्वेश्चन मैं यहां पे अटेम्प्ट कर रहा हूं, बाकी के 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए होंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट यहां पे कर रहा हूं। देखिए फर्स्ट और थर्ड आप बिल्कुल सिमिलर तरीके से होमवर्क में करेंगे। सो 3825 क्वेश्चन ये है कि हमने इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले डिवीजन प्रोसेस हम करेंगे इसको। देखिए ये यूनिट प्लेस पे इसका 5 है, इकाई अंक इसका 5 है, तो ये 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। यहां से स्टार्ट करते हैं, 5 7 जा 35, 3 32 हो गया, 5 6 जा 30 और 25 5 5 जा राइट 25, 5 7 35, 3 और 2 32 हो गया, 5 6 30 और 2 यहां पे बच गया, 5 5 25, राइट? अगेन बाय 5, 5 कम 5, 2 7 26 हो गया, 5 5 25 और 1 26 15 हो गया और ये हो गया 5 3 15 या 5 3 15, जैसे भी आप कंफर्टेबल समझें। 3 5 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 7 जा और 17 1 जा, राइट? तो 3825 एक भाज्य संख्या है जिसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। मैंने बताया क्रम इसका मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि इसके जो यूनिक गुणनखंडन हैं वो केवल यही होंगे, 5 5 3 3 और 17 होंगे। अब चाहे 17 यहां पे लिखा हो, 5 यहां पे लिखा हो, इट मेक्स नो डिफरेंस। क्लियर? राइट। तो ऐसे ही बिल्कुल इसी मेथड से आप फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन होमवर्क करेंगे। ओके, इसी में एक रिलेशन और पढ़ना है आपने, किन्हीं दो धन पूर्णांकों a व b के लिए HCF of AB into LCM of AB इक्वल टू A into B, यानी दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होता है। समझ गए कि उन संख्याओं का आप HCF निकालेंगे, देन उनका LCM निकालेंगे और फिर इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे कि क्या उनके HCF और LCM का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के इक्वल है या नहीं। तो इसी रिलेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF बराबर होता है HCF गुणा LCM के। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं अटेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, ये बाकी के दो क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। गुणनखंड करना मैंने आपको बता दिया है कैसे होता है। देखिए 26 सबसे पहले हमने लिया तो 2 1 जा 2 3 जा एंड 13 1 जा, then 91 7 1 जा 7 3 जा एंड देन 13 1 जा, राइट? तो आप देख रहे हैं कि हम 26 को तो लिख पा रहे हैं, 26 कैन बी रिटन लाइक 2 into 13. In the same way 91 can be written as 7 into 13, right? तो HCF और LCM गुणनखंड विधि से ही हम निकालते हैं। तो इनका HCF सबसे पहले HCF ले लें, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है इनका कितना, देखिए
13 ये चीजें आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ रखी है। एंड देन एलसीएम कितना होगा बोलिए, एलसीएम इक्वल टू होगा 2 into 7 into 13, तो 2 7 जा 14 into 13, 14 3 जा 42, 14 1 जा 14 और 4 18, 182। तो ये इनका एलसीएम आया 182, एचसीएफ आ गया 13। अब इस रिलेशन को हम वेरीफाई करेंगे कि क्या एचसीएफ क्रॉस एलसीएम इक्वल्स टू ए क्रॉस बी होता है या नहीं। देखिए यहीं पर मैं इसको वेरीफाई कर दे रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा। एचसीएफ क्रॉस एलसीएम निकालिए पहले, एचसीएफ क्रॉस एलसीएम या एचसीएफ इनटू एलसीएम आप कह सकते हैं, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ये हो गया, देखिए 13 गुणा 182, 13 इंटू 182, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे, 13 टू जा 26, 2 हो गया, 13 8 104 और 2 हो गया 106, 10 13 बन जा 13 और 10 23। Is it clear? Okay. Now multiplication of these two numbers 26 और 91 का मल्टीप्लिकेशन आप फाइंड करेंगे, ये a क्रॉस b है, तो ये हो गया आपका कितना 26 into 91, हाउ मच, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 13 और 2 3 6 6। तो आप देख रहे हैं यहां पे कि एचसीएफ किसका 26 और 91 का, 91 26 इंटू एलसीएम 91 26 इक्वल टू 91 इंटू 26। तो ये रिलेशन वेरीफाई होता है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के इक्वल होता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, आप इनको कर लीजिएगा। ये बाकी के दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए। ओके।